Brought to you by BPCL, Bharat High Star Cooking Stove. भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। नमस्ते, दी ललन टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम कुलदीप है और आप ये जानते हैं कि 1 फरवरी को देश का आम बजट आ रहा है। चुनाव से पहले आखिरी बजट वो होगा। 24 का बजट करके हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसके लिए हम 360 डिग्री कवर कर रहे हैं बजट को, उससे जुड़ी चीज़ों को एक्सप्लेनर कर रहे हैं, बजट का इतिहास बता रहे हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजी टर्म्स हैं उसको हम आसान भाषा में समझा रहे हैं। इसी क्रम में हम अलग-अलग सेक्टर के, अलग-अलग इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इंटरव्यू कर रहे हैं और इस क्रम में आज हमारे साथ हैं मिस्टर रवि सक्सेना। आप फाउंडर और सीईओ हैं वंडर शेफ के और वंडर शेफ जो कंपनी है वो होम अप्लायंस बनाती है। तो सर वेलकम, ललन टॉप को आपने समय दिया, शुक्रिया। Thank you, Deep. It's a pleasure to be on London Talk. पहला सवाल यही आपका कि एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडस्ट्री की कंपनी है आपकी, उस कंपनी के आप फाउंडर हैं। अब जो बजट आने वाला है, अगले ही हफ्ते आ जाएगा, उसे लेकर के आपकी क्या उम्मीद है? कुलदीप, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग अपने देश के डेवलपमेंट के एक बहुत ही अहम मुकाम पे खड़े हैं। मेरा एक फेवरेट टॉपिक है कि इंडिया चाइना मोमेंट हैज अराइव्ड। जो चाइना का मोमेंट एक आया था 20 साल पहले और एक गरीब देश से चाइना आज दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी बन गया है। सारे पैरामीटर्स पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के वो भारत से कहीं ज्यादा ऊपर है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे लोगों का खान पान हो, रहन सहन हो, चाहे उनकी एजुकेशन हो, लिटरेसी हो, और एक जो खुशगवारी है, खुशहाली है देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक अलग ही लेवल का है। आज एक डेवलप नेशन में आने लगा है चाइना, और इंडिया के पास वो अपॉर्चुनिटी है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस गवर्नमेंट ने पिछले 8-10 साल में काम किया है, एक डेवलपमेंटल फोकस रखा है, उसको बढ़ाने के लिए ये जो बजट है बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें मालूम है अभी 2 दिन पहले क्या हुआ। एक राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिससे मुझे लगता है कि एक अलग ही हाई पे देश भी पहुंचा है, गवर्नमेंट भी पहुंची है, और एक अपॉर्चुनिटी है कुछ एक बड़ा काम करने की, एज फार एज इंडस्ट्री इज कंसर्न ऑल्सो। और इस चाइना मूवमेंट को पूरा अगर लेवरेज करना है तो ये बजट बहुत जरूरी है। मुझे लगता है ये डिफाइन करेगा कि हमारे आने वाले 10 और 20 साल कैसे होने वाले हैं। अच्छा, थोड़ा इस इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस और उससे जुड़े हुए फैक्टर्स पे बात करें। जैसे ये इकोनॉमिक रिकवरी है, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडस्ट्री का जो बजट स्पेसिफिक लैंडस्केप है, उसको किस तरह से प्रभावित कर सकती है? और आपकी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बनाने वाली इंडस्ट्री की बजट से जुड़ी एक्सपेक्टेशंस कौन-कौन सी हैं कि साहब ये 2-3 चीज़ें हमें लगता है कि होनी चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है हमारी इंडस्ट्री के लिए। मैं ये शेयर करना चाहूंगा दर्शकों से कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, हम बहुत सारे अप्लायंसेस अपने घर में यूज करते हैं, खासकर किचन अप्लायंसेस। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा अप्लायंसेस होते हैं। आपके लिविंग रूम में पंखा होगा, हीटर होगा, बट किचन में आप जाके देखेंगे तो 10 से लेके 25-30 तक अप्लायंसेस अलग अलग आपकी किचन में होंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर प्यूरिफायर, टोस्टर, ग्रिलर, कुकटॉप, मिक्सर, स्टैंड मिक्सर्स, ओटीजी, माइक्रोवेव, और कई तरीके के टूल्स वगैरह जो आपको खाना बनाने में मदद करते हैं। ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनते ही नहीं थे। एक मिक्सर ग्राइंडर को छोड़ के, क्योंकि एक बहुत ही वो हिंदुस्तानी चीज है मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि हम चटनी बनाते हैं और गरम मसाला पीसते हैं ताजा, इसलिए मिक्सर ग्राइंडर की जो इंडस्ट्री थी इंडिया में डेवलप हो गई। उसको छोड़ के चाहे आप एक हम्बल से सैंडविच ग्रिलर या टोस्टर की बात कर लें, आप एक सिंपल हैंड मिक्सर की, हैंड ब्लेंडर की बात कर लें, ये टाइप की चीजें, चिमनीज की बात कर लें, हुड्स जो कि एक घर के वातावरण को क्लीन स्वच्छ रखने में सहायता करती है, ये कुछ भी हिंदुस्तान में नहीं बनता था आज से 3 साल पहले तक। एंड इजंट दैट सरप्राइजिंग? तो ये चीजें अब इंडिया में बननी शुरू हुई हैं। उसका कारण अलग है, उसका कारण है कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स जो गवर्नमेंट ने लगाए, बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ WTO। तो ड्यूटीज तो रेकलेसली नहीं बढ़ा सकता हिंदुस्तान, लेकिन कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गवर्नमेंट ने विद द यूज ऑफ ISI मार्क रिक्वायरमेंट्स, BIS के थ्रू लगाए, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू, जिसकी वजह से इंडिया में ये अप्लायंसेस कुछ हद तक बनने और ज्यादातर हद तक असेंबल होने शुरू हुए हैं। यानी कि चाइना से कंपोनेंट्स आते हैं CKD या SKD में, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीट नॉकडाउन किट्स में, और आके यहाँ स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी से
असेंबल हो जाते हैं और मेड इन इंडिया का ठप्पा लग जाता है बॉक्स पे। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू एडिशन तो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत जरूर है, क्योंकि जब एक अप्लायंस में ऐसा होता है तो धीरे धीरे उसके जो प्लास्टिक पार्ट्स है उनकी मोल्डिंग शुरू हो जाती है, उसके जो पेच है, स्क्रूज है, धीरे धीरे लीड्स है वो शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे 25, 30, 40, 50% जो है अप्लायंस इंडिया में बनना शुरू हो जाता है। तो ये मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंडस्ट्री का, जो ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्टेड ही होती थी। आज वो काफी हद तक एक असेंबली शुरू हो गई है, लेकिन इस असेंबली को हमने पूर्ण रूप से मैन्युफैक्चरिंग पे ले जाना है, वो हमारा एम होना चाहिए। उसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज है कि जो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है थ्रू मॉनिटरी एंड फिजिकल इंटरवेंशन, जैसे पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, उस स्कीम में ये इंडस्ट्री नहीं आती है। हाईटेक इंडस्ट्रीज कुछ आती हैं, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, पीसीबी या चिप्स मैन्युफैक्चरिंग है, उस टाइप की कुछ चीजें, हाई एंड टेलीकॉम इक्विपमेंट है, वो आती हैं। लेकिन हमारा ये गवर्नमेंट से गुजारिश रहेगी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो हर घर में यूज होते हैं, काफी बड़ी इंडस्ट्री है, 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, क्यों हम अपना वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज खो रहे हैं, और क्यों हम इसको सपोर्ट नहीं करते कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम जैसे हैं, बहुत सारे हमारे वेंडर्स भी हैं जो फैक्ट्रीज लगाते हैं, उनको कुछ बेनिफिट मिल सके। और जब ये सब होगा तो एक तरीके से इकोसिस्टम क्रिएट होता है, एक वेंडर इकोसिस्टम क्रिएट होता है। और अगर आप इजाजत दे तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वेंडर इकोसिस्टम से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि जी। मैंने चाइना को बहुत डीप स्टडी किया है, और चाइना में इस वेंडर इकोसिस्टम की वजह से वर्ल्ड बीटिंग कैपेबिलिटी आई है। इसलिए नहीं कि वहां के लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं या बहुत कुछ बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या फैक्ट्रीज के साइजेस अमेरिका जर्मनी को बीट करते हैं, ऐसा नहीं है। वेंडर इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो चीज आप, एक मान लीजिए एक छोटा सा केटल लेते हैं, उसके अंदर 50 कंपोनेंट छोटे बड़े यूज होते हैं। हर आदमी, हर फैक्ट्री हर कंपोनेंट नहीं बना सकती, तो उसका जो बेस है वो एक बना रहा है, वो सारी केटल्स के लिए वही बना रहा है। उसकी एक्सपर्टीज हो गई, दुनिया का सबसे बड़ा केटल बेस मैन्युफैक्चरर हो गया। एक उसमें थर्मोस्टेट बना रहा है, वो थर्मोस्टेट का नंबर 1 चैंपियन हो गया। एक स्विच बना रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा। तो उसमें क्या होता है, अगर 50 फैक्ट्रीज केटल असेंबल कर रही है फाइनली अलग अलग शेप साइजेस की, ये जो बेस कंपोनेंट्स हैं ये सेम हो जाते हैं, एंड दे आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट प्राइसिंग, एंड हेंस दी वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी ऑल्सो, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का थ्रूपुट इतना आ रहा है, वॉल्यूम इतना आ रहा है। ये इकोसिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको हम वेंडर इकोसिस्टम, कंपोनेंट इकोसिस्टम बोलते हैं। ये अगर हमने करना है तो उसके अनुसार हमें कुछ इंसेंटिव देने होंगे, लोगों को मोटिवेट करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी कुछ काम चल ही रहा है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है। पानी बिजली की सुविधाएं आ भी रही हैं और बहुत दूर भी है। टैलेंट जो है इतना अवेलेबल नहीं है। लिटरेसी रेट आज भी देखा जाए तो हमारा बहुत कम है। अच्छे लोगों को आप हायर करना चाहते हैं, अच्छे इंजीनियर्स को हायर करना चाहते हैं, जो एसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, नहीं होता है। तो ये सब तो मिड टर्म चीजें हैं, लेकिन जो एक शॉर्ट टर्म में किया जा सकता है, पीएलआई स्कीम इस इंडस्ट्री को दी जा सकती है, जिससे जो ऑलमोस्ट 100% इम्पोर्ट हो रहा था, वो कम से कम 80% इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग उसकी शुरू हो सके, और खाली असेंबली ना हो। इसी में थोड़ा सा पीएलआई से ही जुड़ा हुआ, आपने कहा कि असेंबलिंग से अब एंड टू एंड प्रोडक्शन की ओर बढ़ना है, टेलीकॉम में, मोबाइल्स में पीएलआई बिल्कुल। जारी है। थोड़ा सा एक बार अगर आप समझा सके कि जिस सेक्टर को पीएलआई मिला है उसको इसका लाभ कैसे मिला है, उसको अगर संक्षेप में बता। हाँ, तो पीएलआई स्कीम का देखिए लाभ किस तरीके से मिलता है। पीएलआई स्कीम का लाभ दो तीन तरीके से मिलता है। कुछ तो आपकी इंपोर्ट ड्यूटीज में जो आप कंपोनेंट्स करते हैं उसमें आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। कुछ जो जमीन जो आपकी होती है वो एक वाजिब दामों पे गवर्नमेंट मुहैया करवाती है, और जमीन सबसे बड़ा एसेट है जो गवर्नमेंट के पास होता है, और वो फैक्ट्रीज को दे सकती है। और कुछ आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उस पे गवर्नमेंट कुछ वेटेड बेनिफिट्स देती है, जो आपके प्रोडक्शन लिंक्ड होते हैं, यानी कि जो आप प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके जो सेल्स कर पा रहे हैं, जो ऑडिटेड सेल्स होती है आपकी, उसके अनुसार 4 से 6% का आपको गवर्नमेंट साल 10 साल बेनिफिट देती है, प्रोवाइडेड यू मेंटेन सर्टेन क्राइटेरिया। अगर आपने बोला मैं 100 करोड़ की प्रोडक्शन करूंगा, एक क्राइटेरिया डिफाइंड होता है। जैसे मोबाइल की बात में, तो अगर जो हिंदुस्तानी कंपनीज हैं, हिंदुस्तानी ब्रांड्स हैं, कोई फैक्ट्री है, तो वो 100 करोड़ का उसको बेस ईयर में, स्टार्टिंग ईयर में कम से कम मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा। वही आप देखिए कि गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए पीएलआई स्कीम एक्सटेंड करी है। लेकिन जो ग्लोबल मैन्युफैक्चर है, मान लीजिए एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, इस टाइप के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए जो बेस लेवल टारगेट है वो 100 गुना है। तो जैसे मैंने कहा कि इंडियन कंपनी के लिए 100 करोड़ होगा, तो उनके लिए 10,000 करोड़ का है। तो बहुत स्मार्टली ये चीज की गई है, और इसका एक बेनिफिट भी मिला है। अगर आप देखें, फॉक्सकॉन ने हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाई, और आज जो एप्पल 15 है, जो लेटेस्ट एप्पल का लॉन्च है, वो हिंदुस्तान में चाइना से ज्यादा बन रहा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। तो आज जो लेटेस्ट एप्पल फोन है वो इंडिया में बन के जा रहा है। हम ये सोच नहीं सकते थे शायद 3-4 साल पहले कि एप्पल इंडिया में बनेगा।
तो इतनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, प्रोबेबली द वर्ल्ड्स बेस्ट क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस दैट यू कैन इमेजिन। तो वो इंडिया में बन रहा है। इस तरीके से उसका फायदा हुआ है, लेकिन ये फायदा कुछ ही इंडस्ट्रीज को हुआ है। हमें इस चीज को बहुत ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। जैसा मैंने समझाया, जो वेंडर इकोसिस्टम है वो तब बनता है जब आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। जैसे कॉफी मशीन है, आज आप देखते हैं कि कोने कोने में कॉफी के आउटलेट्स खुल रहे हैं। स्टारबक्स कॉफी डे ही नहीं, आप अगर एक हाईवे पे निकल जाए, मान लीजिए आप चेन्नई से पौंडीचेरी जा रहे हैं, महाबलीपुरम हाईवे पे जा रहे हैं, या आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, आप देखेंगे सैकड़ों फ्रेंचाइज्ड आउटलेट्स खुल गए हैं। फ्रेंचाइजिंग सर्विसेज में हम लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपर की बात रहती है, बेस मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। अब वहां पे कॉफी मशीन लगनी है, कॉफी मशीन सारी चाइना से आ रही है। अब जब तक ये थोड़े बहुत बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे तो ये इसका प्रचार नहीं हो पाएगा। तो हम रियल जो जूस है, रियल मीट है, वो हम चाइना को दिए जा रहे हैं। और ये हमें थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हम हिंदुस्तान में कर सकें। एक सवाल ये कि टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बात करनी है कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंपनीज काम हर सेक्टर में अब नई टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। एआई जब से आया है तो कुछ लोग एआई की ओर स्विच कर रहे हैं। इनोवेशन को लेकर हम्म, के आप बताइए कि जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का सेक्टर है वो इनोवेशन में किस तरह के प्रयोग कर रहा है, और फ्यूचर के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अगर हम कल्पना करें आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद की, तो वो किस तरह के होंगे? हम्म, हम्म। बहुत ही मेरे पसंद का सवाल है, क्योंकि ये तो मैं रोज ड्रीम करता हूँ, एनविजन करता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं आज से 5 और 10 साल बाद। लेकिन मैं पहले इस चीज को, आपके सवाल को दो भागों में जवाब दूंगा। पहला है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जो एआई और आईओटी जो हम बात करते हैं, ज्यादातर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड है। उसके पहले हार्डवेयर चाहिए, क्योंकि अप्लायंस का मतलब है कि एक हार्ड अप्लायंस आपको प्रोडक्ट चाहिए। और कोई भी जो टेक्नोलॉजिकली साउंड प्रोडक्ट है, एडवांस प्रोडक्ट है, उसमें लगता है पीसीबी और आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या चिप्स जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में। अब हिंदुस्तान में चिप्स मैन्युफैक्चर होते ही नहीं है। हालांकि चिप्स का पीएलआई भी है, लेकिन अभी तक किसी ने कोशिश भी नहीं करी है बनाने की। क्योंकि जो चिप्स है एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री इस टाइम हो चुकी है। 4 और 5 ही मैन्युफैक्चरर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जो अब फेमस। जैसे अब ताइवान इतना पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू क्यों है? टीएसएमसी की वजह से है। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और सबकी निगाहें उसके ऊपर रहती हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएसए हो। दुनिया भर के एप्लीकेशंस के लिए वो चिप सप्लाई कर रहा है। सैमसंग है, इंटेल है, ये कुछ कंपनीज हैं जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो मेरा समझना यह है कि इंडिया का सर्टेनली विजन है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे यहाँ होनी चाहिए। लेकिन वो चीज़ तो ऐसी है कि कोई प्राइवेट आदमी सिवाय 2 4 बड़े नामों को छोड़ के सोच भी नहीं सकता है। टाटा, अंबानी वगैरह सोचेंगे, अडानी सोचेंगे, और उन्हें करना जरूर चाहिए। गवर्नमेंट की भी सपोर्ट लगेगी, क्योंकि बहुत मैसिव फैसिलिटीज, पानी की फैसिलिटीज, वॉशिंग, बहुत कुछ चाहिए होता है। लेकिन वो करना चाहिए। लेकिन वो एक, जिसको मैं बोलूंगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, 5 से 10 साल लग सकते हैं। एक और चीज होती है चिप्स में, विच इज डिजाइन। और ये जान के दर्शकों को सरप्राइज होगा कि जो दुनिया की आजकल सबसे सक्सेसफुल बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसको चिप डिजाइन बोला जाता है, आप मान लीजिए एनवीडिया है, रेनेसास है, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, इंटेल से ज्यादा उनकी वैल्यूएशन हो गई है, मार्केट कैप हो गई है। ये जो कंपनीज हैं, दे आर कॉल्ड फैबलेस कंपनीज, फैब्रिकेशन लेस, विच मीन्स दे अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट कि उन्हें चाहिए क्या। वो उस तरीके का चिप डिजाइन करती हैं, और वो जो डिजाइन होता है अपना, जैसे 3D प्रिंटिंग के लिए डिजाइन दे दिया जाता है, वो टीएसएमसी या चिप मैन्युफैक्चरर को दे देती हैं और चिप बन के आ जाता है। इंडिया कैन एक्सेल इन फैबलेस डिजाइन, बिकॉज उसके लिए आपको उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, उसके लिए आपको टैलेंट चाहिए। उसके लिए मैं गवर्नमेंट से सर्टेनली गुजारिश करूंगा, और गवर्नमेंट ही नहीं, हमारा भी फर्ज बनता है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है सॉफ्टवेयर की, उनका फर्ज बनता है कि फैबलेस डिजाइन में हम लोग पूरा घुस जाएं। और वो एक सॉफ्टवेयर का है जिसमें हम लोग वैसे भी बहुत माहिर हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के जो लोग हैं, जो आज को ताइवान, जापान और ज्यादातर इंडियंस जो अमेरिका में बैठे हैं, उनको अट्रैक्ट किया जाए, और वो कंपनीज डेवलप करी जाए, और 100 कंपनीज डेवलप करी जाए फैबलेस डिजाइन के लिए। तो ये तो हो गया चिप्स की एस्पेक्ट, और उसी के साथ पीसीबीज, क्योंकि पीसीबीज भी आज जो बहुत बेसिक सी चीज होती है, हरा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सबने देखा है। लेकिन आज को 8 लेवल, 20 लेवल, 25 लेवल के पीसीबीज आ गए जो इंडिया में नहीं बनते हैं। इंडिया में सिर्फ एक सिंगल लेवल वाला बनता है, जिसके 2 साइड पे कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो पीसीबीज है, इसको मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटी भी इंडिया में होनी चाहिए, जिसके साथ फिर बाकी कंपोनेंट्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, उसकी भी फैसिलिटी चाहिए। लेकिन उनको बनाना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना चिप्स बनाना है। उसका अगर सपोर्ट मिलेगा तो जरूर बनाने वाले आ जाएंगे। तो ये तो हो गई हार्डवेयर की बात, क्योंकि ये जो पीसीबी है और चिप्स है, ये हर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में लगते ही है। दूसरी बात आती है आईओटी और एआई की, जो आपने पूछी।
तो जब ये हार्डवेयर ड्रिवन चीज़ हो जाती है, उसके बाद आप उसके लेयर लगाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या आईओटी की, बेसिकली आप अपने मोबाइल से उसको चला सकें। ये तो कुछ हद तक हो भी रहा है, क्योंकि वो जो फाइनल स्टेप है इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए एक छोटा-सा चिप लगता है जो आपको मोबाइल ऐप से कम्युनिकेट करता है। हम भी कई डिवाइसेज़ ऐसे बनाते हैं और डिवाइसेज़ ऐसे आ भी रहे हैं, जो आईओटी ड्रिवन होंगे। बेसिकली आप अपने मोबाइल से अपनी चिमनी ऑन कर सकते हैं, घर की जो हुड बोलते हैं गैस कुकटॉप के ऊपर, एसीज़ वगैरह ऑन करने के लिए तो आ ही गए हैं। हम एक ऐसा कुकिंग अप्लायंस भी बना रहे हैं जो आईओटी ड्रिवन हो, जो आप अपने मोबाइल से चला सकते हैं। तो वो चीज़ तो आ ही रही है, बट उसमें देखिए अगेन द जूस इज़ इन द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए यार $100 का अप्लायंस है, तो आईओटी फाइनल डिवाइस तो $5 का है उसमें से। $95 उसके मैन्युफैक्चरिंग में है, जो हम चाइना को दे रहे हैं आज, बिकॉज़ हम चिप्स और पीसीबीज़ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने एक्सपेक्टेशंस इंडस्ट्री की बताई, पीएलआई के तहत इस इंडस्ट्री को लाया जाए, चिप्स प्रोडक्शन यहाँ हो सके, इस पे फोकस किया जाए, ये महत्वपूर्ण सेक्टर की उम्मीदें हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। शुक्रिया रवि जी। देखते रहिए 24 का बजट और देखते रहिए दी लल्लन टॉप।